Hello dear students, welcome to your social science class. Today we will again continue our chapter electoral politics. Dear students, today we will do meaning of electoral constituencies. In India, we are following an area based system of representation. अब एरिया बेस्ड सिस्टम है इंडिया के अंदर जहाँ से हर एक रिप्रेजेंटेटिव एरिया वाइज चुना जाता है. फॉर दिस पर्पस कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़ फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन पर्पस के लिए कंट्री के डिफरेंट एरियाज़ को डिवाइड कर दिया जाता है. एंड दीज एरियाज़ आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ एरिया को डिवाइड करके हर एक इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, यू नो वेरी वेल. अब हर इतनी बड़ी कंट्री को कैसे गवर्न किया जा सकता है, कैसे चलाया जा सकता है, उसको चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. इसलिए हर एक एरिया में एक अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाई गई हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से एक कैंडिडेट को चुना जाता है. फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़. लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं. द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MP. हर एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है उसको हम क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे और MP कहेंगे. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी. हर एक जो स्टेट है उसको डिवाइड किया जाता है एक स्पेसिफिक नंबर में. स्पेसिफिक जो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली होती है डिफरेंट, तो इसमें द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MLA. उसको जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको MLA कहा जाता है. म्यूनसिपल और पंचायत इलेक्शन जो होते हैं ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स. अब आपने देखा होगा म्यूनसिपल जो कमेटी है और जो पंचायत के इलेक्शन हैं, इनके जो इलेक्शन होते हैं गाँव को और शहरों को, छोटे शहरों को अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाता है. वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2. तो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं स्मॉल लेवल पे. एंड समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर कनेक्टेड एज सीट्स. जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं तो इनको सीट कहा जाता है, सीट से कनेक्टेड हैं. यानी ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली. हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्या रिप्रेजेंट करती है असेंबली में, एक सीट को रिप्रेजेंट करती है. यानी कि किसी भी एरिया में कोई भी कैंडिडेट चुना जाता है तो वो उसकी क्या है, कितनी सीट्स हैं, एक सीट. एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट चुना जाएगा तो वहाँ की एक सीट काउंट होगी. जैसे लोकदल ने 60 सीट्स जीती थी हरियाणा के अंदर. इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोकदल वॉन द 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था. What is the meaning of reserve constituency? In India some constituencies are reserved. अब भारत के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वो रिज़र्व है. पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स ST. अब इंडिया के अंदर बहुत लोगों को नेगलेक्ट किया जाता था, तो ये हमारी रिजर्वेशन की जो पॉलिसी आई थी बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी स्टार्ट हो गई थी. और जो BR अम्बेडकर जी हैं उन्होंने भी इसको इंक्लूड किया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और आपको मैंने पिछले चैप्टर में करवाया था. अब बात करते हैं रिज़र्व कास्ट. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सीट्स रिजर्व्ड होती हैं. इन SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू द SC यानी कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है जो कैंडिडेट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन. अपने एरिया से वो खड़ा हो सकता है इलेक्शन में. सिमिलरली दोज हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब्स कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन. जो शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपने एरिया से इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं. अब शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्वेशन सीट्स हैं 79, शेड्यूल रिजर्वेशन है 79 है, और इसके अंदर जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसमें 41 हैं. और सीट्स कितनी हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर 84 और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर 47. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है, इन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स सर्टेन वीकर sections of the society may not stand a good chance of winning because the influence of powerful section. अब जो आपने देखा होगा सोसाइटी में जो पावरफुल सेक्शन हैं वो ही आगे रहते हैं, उनके पास
यानी कि कैपिटल ज़्यादा है, पूंजी ज़्यादा निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करेंगे तो उनको एक वीकर सेक्शन में रखा जाता है और उनको चांस ज़्यादा जीतने के कम ही होते हैं, वो जीत नहीं पाते हैं। एज द मार्केट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर अ सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर दीज वीकर सेक्शन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक सिस्टम प्रिपेयर किया है कि इनको यानी कि प्रॉपर वे से इनको सीट्स दी जाएं, परंतु ये सेक्शन फिर भी वीक ही रहता है ऑलमोस्ट। और रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनकी सीट्स रिज़र्व होती है और उनको राइट्स दिए गए हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस की। अब इलेक्शन प्रोसेस जो इंडिया के अंदर है, फर्स्ट ऑफ ऑल अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अनाउंसमेंट होती है इलेक्शन की, डेट अनाउंस होती है कब इलेक्शन किया जाएगा, यानी कि उसकी डेट जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है। नॉमिनेशन फेज होता है इसके अंदर। अब जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट ने अब उसके अंदर नॉमिनेट किया है, यानी कि नॉमिनेट के लिए उन्होंने अपील की है, तो नॉमिनेशन फेस होता है। सभी व्यक्ति कैंडिडेट उसमें जाकर अपना नॉमिनेशन डाल सकते हैं, नामांकन अपना दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद अब वोटर जो नॉमिनेशन की लिस्ट होती है, नॉमिनीज़ की, जितने भी नॉमिनेशंस आए हैं, अब उसके अंदर कुछ लोगों का मूड चेंज हो जाता है, नहीं हमने नहीं आगे इलेक्शन, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बाद में उनका चेंज हो जाता है। तो स्क्रूटनी की जाती है, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस, तो उसके अंदर छटनी की जाती है नॉमिनेशंस की। फाइनली छटनी हो जाती है, जो फाइनली जितने भी कैंडिडेट्स उसके अंदर बाद में नॉमिनेशन की एक डेट होती है। नॉमिनेशन फेज में मैंने नामांकन मान लो दर्ज करवाया है, बाद में अगर मेरा मूड चेंज हो जाता है, मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो मैं अपना नामांकन वापस ले लेती हूँ, उसकी भी एक डेट फिक्स होती है। उसके बाद स्क्रूटनी की जाती है। फाइनली स्क्रूटनी के बाद जितने भी कैंडिडेट उस लिस्ट में होते हैं वो चुने जाते हैं, जो कि इलेक्शन प्रोसेस में आगे पार्टिसिपेट करते हैं। आगे है विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स। अब इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसमें अगर उनको नॉमिनेशन अपना वापस लेना है तो उनको टाइम दिया जाता है, वो अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं कैंडिडेट्स। इसके बाद इलेक्शन कैंपेनिंग होती है। कैंपेनिंग यानी कि इलेक्शन प्रोसेस जो होता है, कैंपेनिंग के अंदर कोई भी व्यक्ति कैंपेनिंग में यानी कि अपना पार्टी के अकॉर्डिंग वो अपनी पब्लिसिटी करते हैं, अनाउंसमेंट होती है, और क्या होता है अपने अपने पैम्पलेट्स, बैनर्स जो भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, अनाउंसमेंट्स करनी है, तो उनकी कैंपेनिंग चलती रहती है कुछ दिन तक। उसके बाद पोलिंग का टाइम आ जाता है। पोलिंग के टाइम यानी कि जो पोलिंग होती है, पोलिंग एंड जो की जाती है उसके अंदर सभी कैंडिडेट्स जो वोटर्स होते हैं वोटर्स अपने एरिया के अकॉर्डिंग वोटिंग करते हैं, और वोटिंग के बाद अपना उनकी वोट्स को एक बैलेट बॉक्स में यानी कि उनको रख दिया जाता है, और फिर उसके बाद काउंटिंग का प्रोसेस आता है। काउंटिंग जो होती है इलेक्शन के बाद एक डेट आती है, डेट अनाउंस होती है कि किस दिन इसकी काउंटिंग होगी। पोलिंग के बाद काउंटिंग होती है वोट्स की, तो जिस भी पार्टी की वोट्स ज़्यादा होंगी आफ्टर काउंटिंग, तो उसके बाद काउंटिंग के बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, जिस भी पार्टी की वोट्स ज़्यादा होंगी तो उसके अकॉर्डिंग उसको वो विनिंग पार्टी होगी हमारी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा इलेक्शन प्रोसेस, एंड वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।